छिद्रित हो गया, बीच में पट है, इन पटों के बीच में ये छेद है, यहाँ से कहीं कहीं पर है संरचना और कहीं कहीं पर नहीं। ठीक, अब ठोस पट जिसमें बीच में कोई आवागमन नहीं है, ये बिल्कुल बंद, एकदम बंद, बाहर निकल गया, बाहर नहीं निकलता ना, पट एकदम बंद हो या फिर छिद्रित हो। तीसरी संरचना सरल पट। सरल पट का मतलब है एक ही होल होगा, ये पूरा गैप बना भरा हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं है बीच में, केवल क्या है उसमें, ये इसको देखने का तरीका है, यहाँ तो माइसेलियम में देख रहे हैं और यहाँ इसको हॉरिजॉन्टल निकाल के बाहर अलग से देख रहे हैं। ठीक, तो इसकी बात करें तो ये सब केवल एक ही एक छिद्र है। ठीक, तो अब हम इसको अलग से देखेंगे निकाल के वर्टिकली, तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको। तो ये हो गया ठोस पट, छिद्रित पट, और ये हो गया कौन सा, साधारण सरल छिद्र, सरल छिद्र वाला पट। तीसरा कौन सा हो गया, ऐसा पट जिसमें क्या हो, आपने पढ़ा होगा परिवेशित गर्त, दो तरीके के गर्त होते हैं। गर्त कब बनते हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, है ना, उनका डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन सुबेरिन का भी, मोस्टली सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से आपने पढ़े होंगे पौधों में सुबेरिन के जमाव की वजह से ऐसे, या फिर कॉइल्ड स्पाइरल कंडीशन में होते हैं, या ऐसे गर्त होते हैं। ये गर्त पड़ी होंगी, तो गर्त में आपने पढ़ा होगा सरल गर्त, और दूसरी पढ़ी होगी परिवेशित गर्त। परिवेशित गर्त आपने पढ़ी होगी कि ये एक कोशिका और ये यहाँ दूसरी कोशिका, और बीच में एक जमाव होता है, उसको बोलते हैं टॉरस। कौन से, नॉर्मल जो पौधे होते हैं उनके अंदर, जब पादप कोशिका पढ़ी होगी आपने तब पढ़ा होगा कि बीच में टॉरस संरचना होती है। टॉरस की कंडीशन बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पाइपलाइन जा रही है और उस पाइपलाइन के चारों तरफ आपने एक कपड़ा लपेट दिया, और कपड़ा लपेटने के बाद आप उसको ऐसे घुमा दो, कपड़े को निचोड़ दो, तो क्या होगा, वो पाइप भी साथ के साथ मुड़ जाएगा, तो बंद हो गया, अब आवागमन नहीं होगा। लेकिन आपने उसे लूज छोड़ दिया, खोल दिया, तो क्या होगा, आवागमन हो जाएगा, पाइप में पानी वगैरह जो भी आप उसमें से फ्लोट करवा रहे हो। तो ये हो गया इस तरीके से परिवेशित गर्त। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी बॉर्डर्ड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। पिट मतलब तो गर्त होता है, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पट, तो यहाँ पर भी बॉर्डर्ड पट होते हैं। यानी कि उनकी कंडीशन ये है बॉर्डर्ड पट। ठीक, तो बॉर्डर्ड का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसे हम परिवेशित, बॉर्डर्ड छिद्रित युक्त होता है। ठीक, इसके चारों तरफ, दोनों तरफ जो ये संरचना बनी, ये तो हो गई कोशिका भित्ति, और उसके बाद ये हो गई पट की संरचना। ये जो है ये तो क्या हो गया, छिद्र हो गया, पोर। छिद्र को क्या बोलते हैं, पोर कहो इंग्लिश में, या हिंदी में कहो छिद्र। और छिद्र के बाद जो संरचना आई जो ऊपर की तरफ है उसे बोलते हैं हम सेप्टा, क्योंकि ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है ना, अलग अलग जो करती है उसे क्या कहते हैं, सेप्टा। उसके बाद कवकों की सबसे खास बात होती है, उसे हम कहते हैं डॉलीपोर छिद्र। डॉलीपोर में खास बात ये होती है कि इस तरीके से पिट तो बिल्कुल वैसे, सॉरी पिट नहीं, छिद्र है ना, छिद्र का मतलब पट, पट तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे परिवेशित गर्त में थे, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे पैरेंथोसोम कहते हैं। यानी इसकी संरचना बिल्कुल ये संरचना जो बनी, ये कंडीशन है। यहाँ पर बीच बीच में छिद्र होते, जमाव हो जाता है, इसे बोलते हैं हम पैरेंथोसोम। पैरेंथोसोम, ऐसे इनको बोलते हैं डॉलीपोर, डॉलीपोर पट, क्योंकि इनमें पैरेंथोसोम की स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। तो ये पट हैं अलग अलग तरीके के, जो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, उन सब में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज अपने आप में कोई क्लास होती नहीं है, क्लास मतलब वर्ग, है ना, कवकों का कोई स्पेशल वर्ग नहीं होता है, उसमें होता क्या है, जिसके अंदर लैंगिक जनन नहीं मिला उसी को
ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। अगर बाद में कभी मिल गया लैंगिक जनन, रिसर्च हुई, मिल गया तो उसको वहां से निकाल देते हैं और फिर किस में रखते हैं, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज, डिपेंड करता है कि फ्रूटिंग बॉडीज कैसी बनी है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब फलन काय, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक विभिन्न प्रकार के जनन होते हैं जो कवकों के अंदर पाए जाते हैं। ठोस पट, छिद्रित, सरल पट, सरल छिद्र पट और अगला हो गया परिवेशित, इसको बोलते हैं यहाँ ये जो है ये इसे बोलते हैं परिवेशित, परिवेशित पट। और अगला हो गया डॉलीपोर पट। ये विभिन्न प्रकार के पट हैं जो विभिन्न प्रकार के कवकों के अंदर पाए जाते हैं। ये हो गई इसकी सामान्य संरचना। अब इसके बाद हमें अगला क्या पढ़ना है, जनन। जनन कैसा होता है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। वैसे कायिक जनन को कई बार अलैंगिक के साथ मर्ज कर देते हैं लोग। अंतर क्या है, देखो कायिक जनन, कायिक का मतलब है कोई भी भाग, जैसे माइसीलियम है, इसमें कोशिकाएं हैं, कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो गई और बड़ी होकर के उसने नया बनाना शुरू कर दिया, नया माइसीलियम, नया, ये यहाँ से टूट गई, निकल गई, इसने नए बना दिए, लो साहब, एक ये वाला एक पुराना वाला। तो ये कायिक जनन मतलब किसी भी तरीके से कोई भी संरचना बना दी जा सकती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हैं शुरू से आप लोग, पढ़ा होगा मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है जो यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है। क्या होगा, यहाँ इसका केंद्रक है क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका। तो इससे पहले कि हम जनन पर डिस्कस करें उससे पहले हम इसकी परासंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उससे हमें ज्यादा आसानी होगी क्योंकि यीस्ट क्या है, एक यूकैरियोटिक कोशिका है, तो केंद्रक तो इसमें सुविकसित होगा, ये केंद्रक दूसरा केंद्रक बनाएगा और दूसरे केंद्रक के साथ साथ दूसरे केंद्रक को यहाँ अलग से संरचना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये भित्ति जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। भित्ति वही जो किसकी बनी है, काइटिन की। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे इससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा, जब तक अपना पालन करने लायक नहीं हुआ तब तक तो न्यूट्रिशन लेगा, फिर इस मातृ कोशिका से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से दो निर्मित हो गए। ये क्या बनी है जो अलग से संरचना बनी, इसे बोलते हैं बड। बड मतलब होता है मुकुल, और इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन, बडिंग कह देते हैं। ये कायिक जनन के और भी प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज पढ़ना जरूरी है कि एकदम से कैसे केंद्रक डबल में कन्वर्ट हो गया। पहले स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे। तो कवक की संरचना की बात करें तो कवक की संरचना कैसी है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की सबसे खास बात होती है कि उनका जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है जो, वो सुविकसित होता है। सुविकसित का मतलब कवर होगा, उसके चारों तरफ कवर होगा। कवर किसका होगा, कवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है या न्यूक्लियर एनवेलप उससे कहते हैं। बेसिक नॉलेज की बात हमने संरचना की अगर बात करें तो देखो कवकों में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जिसमें आप क्या कहोगे कि इसको प्रोकैरियोटिक रखें या यूकैरियोटिक, क्योंकि कुछ समानताएं तो देखने को मिल ही जाती है ना। एक कोशिका है, उसके अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये डीएनए और डीएनए के चारों तरफ कवर, उस कवर को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन कवर हो गया, ये डीएनए हो गया, दोनों मिलके क्या बोले जाएंगे, क्रोमोसोम। एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात जो है, डीएनए, डीएनए के चारों तरफ कवर, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन प्रोटीन और इसको बोलते हैं डीएनए। दो क्रोमेटिन ऐड होते हैं ऐसे, दोनों मिलकर के ये जो एक स्ट्रक्चर बनी इसे बोलते हैं क्रोमेटिड। और दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं ये, तो उसको बोलते हैं पूरे के पूरे को गुणसूत्र या क्रोमोसोम, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी इसी का कुछ हिस्सा टूट करके बन जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका।
और ऐसे बहुत सारे गुणसूत्र होंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो परत होती है कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन होने के बाद आगे यहाँ संरचना बनेगी, क्योंकि ये जाल जैसा बन रहा है और द्रव्य के अंदर घिरा हुआ है, तो इसे बोलेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। यहाँ पर राइबोसोम बनते हैं, वो इस पर आकर के अटैच हो जाते हैं, तो ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। भाई सीधी सी बात है, किसी टेबल पर या किसी भी सरफेस पर नॉर्मली आप चौक या डस्ट डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो खुरदरा हो जाएगा। अब खुरदरा हो गया और अगर उसको हटा दोगे, साफ कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, सरफेस एकदम चिकना हो जाएगा। तो जैसे ही ये समझ लो कि डस्ट पार्टिकल की जगह राइबोसोम डाल दी, तो वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं है, तो वो स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कवक। कवक में क्या है, एक तरीके के पादप कोशिका माना जाता है इनको। आपको पता होगा पादप कोशिका के अंदर कुछ चीजें नहीं होती हैं, जैसे सेंट्रोसोम, तारक काय नहीं होता एक तो, और दूसरी चीज क्या नहीं होती है, गोल्जी काय। गोल्जी काय का नाम पादप कोशिकाओं के अंदर, हालांकि बनता ये जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही है, बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है, पैकेजिंग का काम करता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। यहाँ पर गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय जैसी संरचना नहीं होती है, यहाँ गोल्जी सम्मिश्र की जगह डिक्टियोसोम बोला जाता है। काम वही होगा इसका, पैकेजिंग का। ये जो भी बनाएगा, खुरदरी है तो प्रोटीन बनाएगी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है तो लिपिड बनाएगी, इसको ये कैप्चर करेगा और जहां इसको भेजना है टैग लगा करके उसको भेज देगा। ठीक, जैसे अपने कोई सामान कहीं भेजना है तो पोस्ट ऑफिस वाले या कुरियर वाले क्या करते हैं, उस पर कोई ना कोई अपनी सील लगाते हैं, तो वैसे ये यहाँ सील लगाएगा, एड्रेस लिखेगा कि ये जो प्रोटीन या ये जो लिपिड बना है इसको भेजना कहाँ है, फिर ये जाएगी। अब क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें होगा ही होगा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। तो इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। कोशिका के अंदर वो कोशिकांग जिनके पास खुद का पर्सनल डीएनए होता है और उनके पास थोड़ा बहुत कुछ खुद का राइबोसोम होता है, वो अपनी कुछ मात्रा में प्रोटीन बना लेते हैं और उन्हें हम अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं, ठीक है। ऐसा केवल या तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होता है या फिर इसमें होता है। अब हरित लवक तो यहाँ है नहीं, क्योंकि क्या है, ये कवक की संरचना है। अब इस संरचना में मुख्य रूप से यहाँ जो द्रव्य होगा वो होगा केंद्रक द्रव्य, और यहाँ जो द्रव्य होगा वो होगा कोशिका द्रव्य। बाहर कोशिका द्रव्य को बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, और इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों मिलके क्या बोले जाएंगे, जीव द्रव्य। जीव का द्रव्य हुआ तो उसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य। कई बार प्लांट ब्रीडिंग वगैरह पढ़ोगे आप लोग आगे जेनेटिक्स में, तो उसमें एक चीज आती है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है कोई भी पादप कोशिका जिसमें आपने कुछ एंजाइम्स डाल दिए। जैसे एंजाइम क्या करते हैं, गलाने का काम। सेल्यूलोज में सेल्यूलोज को गलाना है तो आप क्या करोगे, सेल्यूलेज डाल दोगे, पीछे एज लगा देते हैं। लाइपेज यानी लिपिड को खत्म करने वाला, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को खत्म करने वाला। ऐसे ही जब कोशिका की कोशिका भित्ति को गला दिया जाता है तो जो बन के आई कोशिका, यानी कि ऐसी पादप कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, वो काम में आता है। और यहाँ ये क्या है, ये लिक्विड है, ये प्रोटोप्लाज्म है, यानी जीव का संपूर्ण द्रव्य। संपूर्ण द्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर के बोले जाता है, ठीक। राइबोसोम के बारे में कल हम डिस्कस कर चुके हैं, आज का टॉपिक वो है। अच्छा, होता क्या है, सबसे खास बात कवक होगी जो याद रखने लायक है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है जिन्हें लोमासोम कहते हैं। यही कवक की सबसे बड़ी खासियत है जो यूकेरियोट्स में बाकी यूकेरियोट्स से उसको अलग करती है। लोमासोम्स होते क्या है, कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो कोशिका झिल्ली है यही आगे फोल्ड कर जाती है, मतलब वलय बना देती है। अब वलय जैसे कि आप अब देखो यहाँ आ गई ना बात की कवक जो है वो जीवाणुओं से समानता रखते हैं। कैसे,
जीवाणुओं की कोशिका को देखो आप, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे फोल्डिंग करते हैं और इस फोल्ड को क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। और ये मीसोसोम ही क्या करता है, जो का माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो यहाँ मीसोसोम का होता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक से थोड़ी बहुत समानता दिखा रहा है, यानी हम ये मान लेते हैं कि कवकों का विकास इस आधार पे, हम नहीं मतलब वैज्ञानिकों ने ये माना है कि इस आधार पे कहा जा सकता है कि शायद प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट्स का विकास हुआ होगा। तो अभी इवोल्यूशन तो अपना टॉपिक है नहीं है, हम ये पढ़ सकते हैं कि लोमासोम्स जो है, जब ये माना जाता है, जब ये देखने को मिलता है, या तो ये अलग से वेसिकल्स जैसी यानी कि रसधानी जैसे झिल्ली होती है ना, पतली बबल लाइक, ऐसे ये दिखाई देते हैं, फैले हुए रहेंगे, है ना, कोशिका भित्ति और झिल्ली के बीच वाले स्थान में भरी हुई रहती है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, लोमासोम्स। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये लोमासोम किससे बन रहे हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से बन रहे हैं, तो उसे झिल्ली लोमासोम कह देते हैं, यानी कि फिर इसे बोलते हैं प्लास्टो प्लाज्मा लेमासोम, प्लास्टोप्लाज्मा लेमासोम, यानी कि झिल्ली से बने हुए लोमासोम्स होते हैं। ठीक, तो इतनी बात आ गई होगी समझ में कि कोशिका झिल्ली हो गई और भित्ति हो गई, और उनके बीच में भित्ति जो है वो हमेशा किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। ठीक है, यही विशेष बातें हैं कवकों की। अब इसके बाद अब बात आती है कि भोजन कैसे लेगा, क्योंकि भोजन लेने के लिए ही उसने अपना माइसीलियम बनाया है, भोजन लेने के बाद ही वो इतना बड़ा हो पाएगा, उसकी कोशिकाएं इतनी अडल्ट हो पाएंगी कि वो किसी दूसरे का निर्माण कर सके, मतलब जनन कर सके। तो जनन करने के लिए पहले इसको विकसित होना जरूरी है। अब विकसित होने के लिए क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक तो ये कि गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं, और कोशिका झिल्ली और भित्ति के बीच में जो संरचना होती है उसे लोमासोम। अब आगे की बात करते हैं कि भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कवकों के अंदर बहुत सारी चीजें मूलाधार वगैरह देखने को मिलते हैं, यानी कि कवक हमेशा ऐसे माइसीलियम चटाई जैसे बिखरे हुए रहे ऐसा ही कोई जरूरी नहीं है। कई बार इतना ज्यादा गुथे हुए, इतने ज्यादा उलझे हुए रहते हैं एक दूसरे के अंदर कि वो उन्हें फिर हम लोग क्या कह देते हैं, मूल, बिल्कुल जड़ जैसा दिखाई देने लग जाता है। और जड़ जैसा दिखाई देने के अलावा क्या करेगा, वो परजीवी की तरह से काम करेगा, यानी एक जीव जो है उसके ऊपर वो अपना भोजन ग्रहण करने का काम कर देगा। ठीक, तो अब इस संरचनाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है। भाई देखो, माइसीलियम जो है वो क्या है, तंतु जैसी, धागे जैसी संरचना है। तो तंतु तो इसलिए क्योंकि ये धागे जैसी संरचना है। जटा, जटा मतलब क्या होता है, जैसे होती है ना जटा, जैसे शंकर जी की या बाबा वगैरह की देखी होंगी आपने कभी, मतलब बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए गुथे हुए रहते हैं, आप पता नहीं लगा सकते उनका ठीक से। तो जब भी कोई जीव या जब भी कोई माइसीलियम वाला या कवक जो है वो किसी जीव पर अटैक करता है और उसकी जड़ों पर परजीवी की तरह से काम करता है और उसकी जड़ों को ऐसे घेर लेता है कि आप अंतर नहीं कर सकते हो कि ये परजीवी के ऊपर मतलब पौधे की जड़ है या ये खुद ही जड़ बन चुका है। ठीक, मतलब आप कवक का और पौधे की वास्तविक जड़ का अंतर नहीं पता लग पाता है कई बार, तो उसे कहते हैं तंतु जटा। तंतु जटा को नॉर्मली राइजोमॉर्फ भी कहते हैं। ये स्पेशल तरीका है कि कवकों में कई बार रूपांतरण भी देखने को मिल जाता है। राइजोमॉर्फ कई बार विभेदित मिलेगा और कई बार अविभेदित भी मिल सकता है। दूसरी बात, माइसीलियम कभी कभी सीधा ही होता है, फैलते ही चले जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा संरचना नहीं बना रहा है, एक सिरे से बढ़ता जा रहा है, दूसरा सिरा तो शांत है, एक सिरे से बढ़ता चला जा रहा है, तो उसे बोलेंगे एक दिशीय हो गया ना, वो एक तरीके से सीधे सीधे तंतु के समान हो गया। तंतु जटा का मतलब हो गया वो ऐसा पता ही नहीं चल रहा है जड़ है या नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं भोजन कैसे लेगा। भोजन लेने के लिए देखो भाई, सीधी बात है, अभी हमने पढ़ा था कि पहले लैंडिंग होती है, जैसे हवाई जहाज की लैंडिंग होती है, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है, ऐसे ही इस कवक की भी किसी न किसी जीव के ऊपर लैंडिंग होगी, वो उतरेगा उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस पर उतरने के बाद क्या होना चाहिए, उसको बैठना पड़ेगा, नहीं रुकना पड़ेगा।
रुकने के लिए यानी कि इसके पास, कवक के पास ऐसी संरचना होगी, ये घुंडी जैसी, खड़े हो गए इसके ऊपर। तो ये क्या है, आसन के लिए जो अंग यूज किया, मतलब इस्तेमाल किया, एक विशेष प्रकार का अंग बनाया, तो उसे बोलेंगे आसंगांग। मतलब आसन के लिए बना हुआ अंग, बैठने के लिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिसोरियम। एप्रिसोरियम का मतलब होता है आसनांग, यानी कि कोई भी कवक किसी भी पौधे के ऊपर आएगा और आने के बाद उस पर चिपक जाएगा, ठीक है, तो बैठने के बाद फिर आगे अपना इन्फेक्शन फैलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जड़ के जैसे ही होते हैं। अब देखो, एक पढ़ा आपने तंतुजटा, और दूसरा आप पढ़ रहे हो मूलाभास, इनमें अंतर क्या है? मूलाभास मतलब होता है राइजोइड्स, ये पढ़े होंगे कई बार, ये राइजोइड्स टर्म आपने टेरिडोफाइट वगैरह में पढ़ी होगी, ब्रायोफाइट्स में, है ना, कई बार जमीन पर चिपकने के लिए या सतह पर चिपकने के लिए यूज कर लेते हैं, कोई कुछ ब्रायोफाइट्स पौधे ऐसे होते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं मूलाभास और तंतुजटा में। देखो, तंतुजटा तो क्या है, जड़ के समान दिख रहा है, लेकिन जड़ जैसी संरचना बना के फिर वो पोषण ले रहा है, यानी कि वो एक तरीके से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, परजीवी की भांति जीवन जी रहा है। ये पूरा का पूरा माइसीलियम ही जड़ की तरह बन गया, तब तो वो क्या है, तंतुजटा। लेकिन भोजन ग्रहण करने के लिए या कहीं वातावरण के प्रति अनुकूलित होने के लिए उसने एक छोटी सी संरचना बनाई जो मूल जैसी है, किसी सतह पर चिपकने के लिए, अटैच होने के लिए। यहाँ इस राइजोइड का मतलब हर तरीके से खाना प्राप्त करना नहीं होता, पोषण लेना नहीं होता है ना, यहाँ तो सीधे अटैक कर रहा है, बिल्कुल जड़ जैसा ही लग रहा है, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन अलग है, ठीक है। तो वो तो तंतुजटा, वो तो कवक का एक प्रकार हो गया। मूलाभास क्या है, विकसित हो जाता है, मतलब माइसीलियम अलग है बिल्कुल, लेकिन यहाँ से संरचना थोड़ी सी जड़ जैसी बन गई, जो स्ट्रेटम से, यानी स्ट्रेटम मतलब होता है सरफेस, है ना, सतह पर चिपकने के लिए बना लिया, वो मूलाभास हो गया। और घुंडी जैसी संरचना बनाई आसन पर टिकने के लिए, वो हो गया आपका आसंगांग। उसके बाद अगला आता है चूषक अंग, जो चूसने का काम करेगा, है ना, उसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। इसके स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ लिया। हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया का मतलब होता है चूषकांग, यानी कि चूसने का काम करेगा। जिस परजीवी के अंदर ये परपोषी, है ना, कोई परजीवी तो खुद ही है, उसके अंदर जाएगा और इसके स्ट्रोमेटा के अंदर ये ऐसे खतरनाक सी संरचना बना दी, ये होस्ट की, ये हो गई परपोषी की सतह, ये वाली नीचे वाली, और ये जाकर के वहां अपने चूषकांग फैला दिए, और फैलाने के बाद पूरा बिखर गया, अपना पूरा माइसीलियम फैला दिया, और यहाँ से जो भी कोशिकाओं के अंदर खाना पीना बन रहा है, वहां से होके गुजर रहा है, सबको खा जाता है, ठीक है। चूषकांग की संरचना की विशेष बात यह है कि इसकी संरचना 2-3 चीजों में बटी हुई होती है। जैसे कोई कोशिका है, ये संरचना बनेगी, यानी कि ये तो माइसीलियम है, ये तो इसका माइसीलियम है। उसके बाद ये यहाँ से परपोषी की सतह हो गई, परपोषी की सतह के बाद ये जो संरचना है, ये वाली यहाँ से, ये होंगे चूषकांग की संरचना, ये होते हैं हॉस्टोरिया। अब हॉस्टोरिया के स्ट्रक्चर में देखिए आप कि इसके 3 हिस्से हो जाते हैं, कॉलर, हॉस्टोरियम एंड बॉडी। स्टेम, स्टेम का मतलब तना, यहाँ उसका स्टेम हो गया। यहाँ पर बॉडी, बॉडी मतलब जो फैलाव का काम करेगा, सपोर्ट में, चूसने का काम तो यही से हुआ स्टेम से। और ये क्या हो गया, कॉलर, कॉलर, बॉडी एंड स्टेम, 3 हिस्से हो गए। तो ये हो गया चूषकांग, यानी कि जो भोजन को ग्रहण करवाने के लिए चूसने का काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद हाइफल ट्रैप, कई बार क्या होता है कि माइसीलिया गया अंदर किसी भी होस्ट के अंदर, और वहां जाके माइसीलियम बहुत ज्यादा फैल गया, फैलते फैलते उसने अपना भोजन वगैरह सब कुछ ग्रहण किया। तो कई बार ये होता है कि माइसीलियम पूरे परपोषी की सतह पर ऐसे फैल जाता है, इकट्ठा हो जाता है एकदम,
कि वो उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने का मतलब कैच, पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर लिया, ठीक, अपना पूरा का पूरा मतलब उसे बोलेंगे कि बहुत ही भयानक तरीके से अटैक कर दिया उसने, जीव के अंदर फैलता चला गया, वो ट्रैप हो गया, ठीक। अब ये तो हो गए उसके भोजन के प्रकार, यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश हो गया। 5 मिनट। अब उसके बाद हम बाकी का टॉपिक जो है हमारा लैंगिक, अलैंगिक, जनन, परपोषी, कायिक, वो सब आज कायिक वाला खत्म कर लेते हैं, 2-5 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अलैंगिक और लैंगिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कायिक जनन। अब पढ़ने में सही समझ में आएगा, क्योंकि अब हमें सब कुछ पता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका है, इनके अंदर गोल्गी कॉइकोग्लिटियोसोम कहते हैं, लोमासोम पाए जाते हैं, और किसी भी तरीके का कोई दो कोशिकाओं के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। मतलब कॉम्बिनेशन होगा तो वो पट के द्वारा होगा, उसमें कोई स्पेशल टाइप का प्लाज्मोडेस्माटा जैसी संरचना नहीं होती है। एक कायिक जनन की विधियां कौन कौन सी होती हैं? विखंडन। विखंडन का मतलब खंडित हो गया पौधा, ठीक। ओ सॉरी, पौधा नहीं, कवक, ठीक है, कवक का जाल, उसे क्या बोलेंगे? कवक जाल, या कवक जाल को ही अंग्रेजी में कहते हैं माइसीलियम। अब ये माइसीलियम जो है, ये पूरा का पूरा खंड जो है इसका कहीं से भी कैसे भी विखंडित हो गया, कोई भी एक कोशिका निकल गई, और निकलने के बाद इसने नया माइसीलियम यहाँ से बनाना शुरू कर दिया अलग, तो हो गया विखंडन। ठीक है, अब बाकी की चीजें विखंडन के बाद द्विविखंडन, मुकुलन, ये सब हम कल पढ़ेंगे।